हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो अभी भर्तियों को लेकर उत्तराखंड में जो उथल-पुथल का एक माहौल चल रहा है, इससे काफ़ी युवा परेशान हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, युवाओं में काफ़ी आक्रोश भी है आयोग को लेकर। पहले यूके ट्रिपल एससी की तरफ से इस तरीके का कुछ अनियमितताएं देखने को आई थी। उसके बाद जब यूके पीएससी के पास मामला गया तो बहुत से युवाओं में उम्मीद जगी कि भैया इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाना है। पूरी जान झोंक दी लोगों ने कि कैसे भी सिलेक्शन ले लेना है, इस बार सरकारी नौकरी में हम लग जाएंगे, घर की स्थिति सुधरेगी, हमारी स्थिति सुधरेगी। लेकिन नहीं, यूकेपीएससी ने भी बिल्कुल वही कर दिया। अब इसमें हम आयोग की गलती नहीं कह सकते हैं। अब ये तो ऐसा है कि कुछ लोगों की नीयत की बात है भैया। हर किसी पे हर टाइम पे सर्विलांस लगा के तो नहीं रखा जा सकता, हर किसी पे बेवजह शक तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, कौन अंदर से क्या है, क्या सोचता है, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन इनमें कुछ लोगों को जो है अपने कर्तव्य भूल कर अपना फ़ायदा ज़्यादा दिखता है, अपना लालच ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। लोगों के भले से ज़्यादा या अपना जो युवा हैं उनके भविष्य से ज़्यादा उन्हें अपने लालच की पड़ी है। तो इनकी वजह से ही कहते हैं ना, एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा करती है। तो इसी प्रकार के लोग हैं और इनकी वजह से ही तुम्हारा ये सारा प्रकरण सामने आया है। तो यार देखो, ऐसा है, अभी जो युवाओं के मन में सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि आगे क्या करना है। ठीक है, यानी कि आगे की सही रणनीति क्या होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम इन्हीं सब मामलों में उलझे रह जाएं और हम कोई गलत फैसला ले लें और जिससे आगे हमें पछताना पड़े। तो सबसे बड़ा सवाल यही है युवाओं का कि आगे सही रणनीति क्या हो और हम अब पढ़ें तो क्या पढ़ें, कितना हमें पढ़ना चाहिए और कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, ये मुख्य सवाल है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। छोटा सा ही वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आगे के लिए सही रणनीति क्या हो सकती है और सही डिसीजन क्या हो सकता है, जिससे कि आपको आने वाले समय में बस सफलता मिले। कहीं से आप ऐसा ना हो कि ठोकर खा के गिर चुके और संभल नहीं पा रहे। तो आज की वीडियो हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम कुछ न्यूज़ देखते हैं जो इन दिनों चर्चा में हैं। ठीक है, जो कुछ न्यूज़ आई थी जिस पे मुझे लगा कि हाँ, मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो देखते हैं। तो पहली स्लाइड अगर हम देखें तो यहाँ पर कल परसों की ये न्यूज़ है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जो 20 दरोगा हैं ये सस्पेंड किए जा चुके हैं, निलंबित हो चुके हैं और 100 से ज़्यादा दरोगा विजिलेंस की रडार पर हैं। और तो ये कौन से दरोगा हैं? अभी आपने देखा होगा कि 2015 में एक दरोगा भर्ती हुई थी और उस दरोगा भर्ती में अभी जब जांच हुई तब जाके पता चला कि काफ़ी अनियमितताएं हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो वाला, फॉरेस्ट गार्ड वाला और आपका ये अन्य जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वन दरोगा, अगर इनमें जांच नहीं होती, इतने ज़्यादा बड़े लेवल पे अगर धांधली नहीं हुई होती, तो शायद ये जो चोर हैं जो घुसे हैं आयोग में पैसा देकर, ठीक है, आयोग में तो नहीं कहेंगे, जो विभागों में, अलग अलग विभागों में घुसे हुए हैं, ये लोग कभी पकड़े नहीं जाते। तो अभी वीडियो वाला कैंसिल हुआ, उसमें बड़े लेवल पे धांधली हुई। ठीक है, वन दरोगा वाला भी कैंसिल हो गया। तो इन भर्तियों की वजह से ये जो 2015 की भर्ती है ये भी जांच में आई और अभी पता चल रहा है कि भाई यहाँ तो बहुत सारे घुसे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे फर्जी यहाँ मुन्ना भाई हैं। ठीक है, तो 20 दरोगा तो परसों सस्पेंड कर दिए गए हैं। उनमें बहुत सारे जो 20 दरोगा हैं उनके पूरे नाम और उनका जो कौन से थाने में पोस्टेड हैं, किस ज़िले से हैं, ये सब सार्वजनिक किया गया है। और 100 से ज़्यादा और दरोगा हैं जो विजिलेंस की रडार पर हैं। तो समझ लीजिए आप लोग कि यार कितने बड़े लेवल पे यहाँ पे भी धांधली हुई है और इन लोगों को 6-6 7-7 साल हो गए हैं अपनी सर्विस करते हुए। तो कितनी गलत बात है, बताओ। अगर ये सर्विस कर भी रहे हैं तो इनका मेन मोटिव क्या रहता होगा, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, तो ऐसी अनियमितताएँ हो रही हैं। लेकिन इस बार जब यूके ट्रिपल एससी से मामला यूके पीएससी में गया तो बहुत से युवाओं में उम्मीद जगी कि भैया हाँ, हो जाना है इस बार यार, अब धांधली नहीं होगी, अब सब ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। लेकिन दुख है, हमारा बैड लक है, बैड लक ही कह सकते हैं कि फिर से वहाँ पे भी एक ऐसी आपका मछली निकल गई जिसने पूरे तालाब को गंदा कर दिया। लेकिन अब आयोग ने कुछ नए नियम निकाले हैं और ये बहुत अच्छा फैसला इन्होंने लिया कि पटवारी का एग्ज़ाम जैसे ही पता चला, जिस दिन पेपर हुआ उसी के दूसरे दिन पता चल गया था कि यार लीक हुआ है, तो तुरंत आयोग ने तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित करके उस पेपर को रद्द करके उसकी तुरंत नई डेट निकाल दी। और कल आप लोगों ने देखा होगा कि आयोग का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उसमें साफ साफ बता दिया गया है पटवारी की डेट को लेके कि अब 12 फरवरी को ही पटवारी का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो एक तो ये एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसके बाद आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम 22 जनवरी को होना था, ये भी अब 9 अप्रैल को खिसक गया है, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो आयोग को ये टाइम क्यों चाहिए, क्यों आयोग ने इतना टाइम मांगा? इसमें आयोग कुछ ऐसा करने की सोच रहा है जिससे कि हमारे लिए तो ठीक है, जो अभी ये
पटवारी या फिर दरोगा या फिर आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इनके लिए तो अच्छा होगा ही, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक जो है कि बहुत अच्छा आयोग, बहुत अच्छी व्यवस्था जो है तैयार हो सके, इसके लिए आयोग ने प्रयास किए। देख लेते हैं क्या प्रयास आयोग कर रहा है। अगर हम आयोग के प्रयास की बात करें तो सबसे सराहनीय प्रयास जो है, आयोग बदलेगा एक्सपर्ट। ठीक है, ये न्यूज़ आपने देखी होगी। जब से पटवारी भर्ती पेपर लीक हुआ तो उसके बाद आयोग ने कह दिया कि भैया जो यहाँ पर पैनल है एग्ज़ाम कराने वाला, भले ही उसमें एग्ज़ाम नियंत्रक हो, पेपर तैयार करने वाले हों, पेपर छापने वाले हों, पेपर सर्कुलेट करने वाले हों, कोई भी हैं, ठीक है, जितने भी हैं पूरे के पूरे एक्सपर्ट विभाग को ही आयोग क्या कर रहा है, पूरे पैनल को ही चेंज कर रहा है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है आयोग का। इससे क्या होगा, देखो अब ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि जो नए लोग आएंगे वो 100% आपका उनकी गारंटी है कि वो कुछ गलत नहीं करेंगे, बस आदमी की नीयत की बात है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। ठीक है, लेकिन हम उम्मीद ही रख सकते हैं बच्चों, हम केवल अभी ये भरोसा ही रख सकते हैं कि हमारे साथ ठीक ही होगा। अगर हम यही चीज़ मन में बैठा के चलते रहें कि यार नहीं, भले कितने लोग बदल दो, भले कोई आ जाए, यहाँ करना तो इनने वही है और हमारा तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो फिर कैसे होगा यार। आप लोग खुद ही सोचिए, आपने पॉजिटिव रहना है बिल्कुल। अब आपने ऐसा सोचना है कि नहीं भैया इस बार तो क्या कहते हैं, जो ये आयोग है ये चेंज कर रहा है तो हमारे लिए अच्छा ही होगा, जो नया कदम उठाया जा रहा है इसमें अब कोई धांधली नहीं होगी, सब पूरा एग्ज़ाम फेयर होगा। ठीक है, ऐसा सोच के, ऐसा मनोबल बना के जब आप पढ़ेंगे, आगे तैयारी करेंगे तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि यार मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भले ही कुछ हो, पेपर कैसा ही बने, क्यों अपने आप को आप इस काबिल नहीं बना सकते कि यार आयोग पेपर कैसा ही बनाए, हमारे लिए तो ठीक ही होगा। अगर पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड बन गया तो भैया सबके लिए हार्ड होगा, हमारे 2-4 नंबर कम आ जाएंगे। अगर पेपर बहुत इजी बन गया तो हमारे 2-4 नंबर ज़्यादा होंगे, सबके लिए इजी होगा। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है आयोग कैसा ही पेपर बनाए, हमें तो सिलेक्शन लेना है। ये एटीट्यूड आपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी चीज़ देखते हैं, अंदर खाने की जांच कराएगा आयोग, साफ साफ लिखा गया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ पर महत्वपूर्ण पदों पर जो काम कर रहे ऑफिसर हैं, ठीक है, इन सभी ऑफिसरों की या फिर कर्मियों को आयोग पूरी तरीके से खंगालने वाला है कि भैया इनका पास्ट क्या रहा है, ये कहीं पे किसी मामले में फंसे तो नहीं है, इन पर किसी प्रकार के आरोप तो नहीं है, इनका रहन सहन कैसा है, इनका व्यवहार कैसा है, इनके पास आय से अधिक संपत्ति तो नहीं, इन सभी चीज़ों की जाँच कर रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यार भले ही आपका 100% फेयर ना भी हो तो तब भी आपका बहुत ही बड़ा अपने आप में सुधार होगा और इससे बहुत ज़्यादा फायदा अभ्यर्थियों को होने वाला है। ठीक है, आगे एक न्यूज़ की बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, कि क्या इसमें एक्चुअली आयोग बदलाव कर रहा है। तो देखिए आयोग क्या बदलाव कर रहा है। पहला अगर हम देखें तो आयोग एक ऐसा क्वेश्चन बैंक बनाने की कवायद में जुट गया है जो न केवल पूर्ण तरीके से सुरक्षित हो बल्कि जिसमें सवालों की संख्या 10,000 से अधिक होगी। क्या फ़ायदा होगा इससे, अभी तक आपने देखा होगा कि 380 सवाल लीक किए थे संजीव चतुर्वेदी ने। तो 380 की जगह अगर 10,000 प्रश्न होते और किसी बच्चे को मिल भी जाते हैं, पहले तो लीक करना ही मुश्किल है 10,000 प्रश्न लीक करना, फिर माना किसी बच्चे को मिल भी जाते हैं एक रात पहले, तो भाई कोई गारंटी नहीं है ना, रैंडमली क्वेश्चन आने हैं, इस 10,000 में से कोई भी 100 फंस सकते हैं, कौन से याद करेगा। 10,000 के 10,000 उसने याद कर भी ले एक रात में, पूरी रात बैठ के, तो फिर भी दूसरे दिन ऑप्शन देके कन्फ्यूज उसने हो ही जाना है। तो बहुत टफ कर दिया, तो एक ही बहुत सराहनीय इसका प्रयास है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि पुराने और कम सक्रिय विशेषज्ञों को हटाकर आयोग नए विशेषज्ञ शामिल कर रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, नए विशेषज्ञ आएंगे, नए विषयों का अनुभव लेकर आएंगे। ठीक है, नई जो परिस्थितियाँ हैं, जैसा अभी ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से वो सोचेंगे। तो यहाँ पर जो नए विशेषज्ञ हैं, ये पुराने जो विशेषज्ञ हैं उनके तुलना में काफ़ी सक्रिय होंगे, काफ़ी एक्टिव होंगे, सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा, ठीक है, एक्शन लेने की, काम करने की क्षमता ज़्यादा। तो ये भी एक अच्छा प्रयास है, इससे फेयरनेस आएगी एग्जाम में। अगला है आपका परीक्षा विशेषज्ञ मात्र उत्तराखंड से ही नहीं होंगे बल्कि देश भर के विश्वविद्यालयों से लिए जाएंगे। तो ये मान के चलो भैया, अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पेपर आपका ऐसा बनेगा जिसको देखकर आपको वाकई दिल से खुशी होगी। उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने पढ़ा है, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं रात दिन, उन बच्चों के लिए एक दिल में अंदर से खुशी होगी कि यार वाह, क्या लेवल का एग्ज़ाम बनाया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आए हैं। तो देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि पुलिस का एग्ज़ाम दिया आपने या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम दिया तो आपको लगता है यार क्या पेपर बना दिया, क्या पढ़ा था, क्या आ रहा है। तो इसमें कोशिश की जाएगी कि पेपर का लेवल बहुत सही रहे। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस के अंदर से हो, सिलेबस के बाहर क्वेश्चन ना जाए और बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे डाले जाएँ। तो एक ये फ़ायदा हो सकता है। और अगला है आपका कि कुछ परीक्षाओं के क्वेश्चन बैंकों के सवालों को हटाकर नए सवाल शामिल किए जाएंगे। ये ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास है। अगला है विषय विशेषज्ञों का चयन करने के लिए पहले क्या किया जाएगा, जाँच पड़ताल की जाएगी कि ऐसे विशेषज्ञ चुने जाएंगे जो कहीं किसी तरह के विवाद में ना फंसे हों। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जिन पर किसी भी प्रकार का कोई
मुकदमा ना चला हो, पहले कोई इल्ज़ाम ना लगा हो, ठीक है, कोई आरोप उन पर ना हो, तो इस प्रकार के विशेषज्ञ चुने जाएंगे अपने विषय से संबंधित। तो वो हमारे हिसाब से जितना भी मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया एक लेवल का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे तैयार होगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बेहतरीन न्यूज़ है। आप लोग कह सकते हैं कि एक सुनहरा मौका है फिर से अपनी क्षमता को, अपनी मेहनत को और अपनी काबिलियत को दिखाने का, अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करने का, ठीक है। अगर आप लोगों में हिम्मत है ना, आप लोग काबिल हैं, क्षमता है आप लोगों में। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि जैसे ही पटवारी का पेपर आपका कैंसिल हुआ तो कहने लग रहे हैं कि भैया हमारा तो यार 80 प्लस बन रहे थे, हमारे तो 85 प्लस बन रहे थे, कैंसिल हो गया, अब क्या होगा, कैसे होगा यार, अगले एग्ज़ाम का तो ऐसा ही है। अरे भैया, जब आप में इतनी क्षमता है, आप ऐसे पेपर में जो कि बना था, मैंने खुद दे रखा है वो पेपर, मुझे पता है किस लेवल का बना था, ठीक है। तो जब आप इतनी हिम्मत रख रहे हैं कि इसमें 80 प्लस आप स्कोर कर रहे हैं, तो भाई आपके सामने तो कैसा ही पेपर आ जाए, आने वाले एग्जाम का जो पेपर बनेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत ही बेहतरीन लेवल का पेपर बनने वाला है, तो फिर आपको किस बात की डर। आपको तो और ज़्यादा प्रसन्न होना चाहिए, और ज़्यादा खुश होना चाहिए कि भैया एक बार फिर से मुझे काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा, अब की बार दिखाता हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो अपने अंदर कि अब मैं दिखाऊंगा। ये टुच्चे से लोग, ये जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं, जो ऐसे गंदी मछली है जो पूरे तालाब को गंदा कर रही है, ये हमें नहीं रोक सकते। ये क्या सोचते हैं कि यार हम पेपर लीक कर देंगे, बेच देंगे और ये कैंसिल हो गया, सब तो हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे युवा। अरे नहीं भैया, ये लोग आपको निराश करेंगे, ये लोग आपको अपने एम से विचलित करेंगे, ये लोग आपको सफल होने से रोकेंगे। अरे इनके मुंह में तमाचा मारो भैया। आप लोगों ने जब यहाँ 80 प्लस स्कोर कर रखा है, तो फिर अगला एग्ज़ाम आपका 1 महीने के अंदर ये आयोग करा रहा है, तो तैयार रहिए ना बिल्कुल। अब की बार दिखाओ, अब तो फेयर एग्ज़ाम होना है, अब की बार दिखा दो कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी कितनी क्षमता है, हमारी काबिलियत क्या है, हमने किस लेवल की मेहनत की है। आपने बिल्कुल निराश नहीं होना है, बल्कि इसे पॉजिटिव लेना है आप लोगों ने कि भैया अच्छा हुआ कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अगर ऐसा होता ना कि आज से आपका 6 महीने 5 महीने बाद ज्वाइनिंग भी होगी है सब, उसके बाद पता चल रहा है कि यार हमारा तो 1 नंबर से रुक गया था और यहाँ तो 100 लोग घूस देकर भरे हैं, तो फिर क्या कर लेते आप लोग, बताइए। बहुत समस्या हो जाती कि सही टाइम पे कैंसिल हो गया, नई एग्ज़ाम डेट आई, तो बिल्कुल निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया अब तो एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं करनी है, छोड़ देना है, सब व्यर्थ है, सब यहाँ पे ऐसी धांधली चलेगी, हमें तो प्राइवेट करना है, हमें तो बाहर को चले जाना है, मूर्ख हैं वो लोग। इतनी मेहनत करके यहाँ तक क्यों आए हो यार। आप लोगों ने 70 प्लस 75 प्लस 80 प्लस स्कोर क्यों किया? इसीलिए कि आप एक छोटी सी धांधली हो जाएगी, यहाँ पर कुछ गंदी मछलियाँ आ जाएंगी तालाब को गंदा करने, तो आप लोग चले जाएंगे। नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप लोगों ने फिर से दुगने जोश के साथ ऐसी मेहनत करनी है। इस बार दिखा देना है कि अगर फेयर एग्जाम करा रहा है आयोग, तो हम दिखाएंगे कि यार हमारी काबिलियत क्या है। ये तो हम लोग इन चोर उचक्कों की वजह से, इन घूसखोरों की वजह से पीछे रह जा रहे हैं, वरना हमारी काबिलियत क्या है, इस सोच के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये बदलाव आपके लिए कहीं ना कहीं एक सुनहरा मौका लेकर आए हैं, इसका फ़ायदा उठाइए। ये सोचने में, डिबेट देखने में, हंगामा देखने में कि यार छात्र आक्रोशित हो रहे हैं, ये करना है, वो करना है, आयोग बदलना चाहिए, ये करना चाहिए, इन चीज़ों से हटो। अपनी मेहनत को एक और रूप दो। आयोग ने साफ साफ कह दिया कि भैया 12 फरवरी को एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास तो फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए, लगा दो जी जान, जितना पढ़ा है उतना फिर से तैयार करने में, ठीक है, ताकि आप अच्छा प्रदर्शन कर सको। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने क्या तैयार करना है आगे और किस तरीके से हमने पढ़ना है, ठीक है, इसे गोली मारो। तो देखिए क्या है, आगामी परीक्षाओं की बात करें तो पटवारी है, ठीक है, सामने है, एक महीना भी नहीं बचा है, 20 दिन 21 दिन आपके पास बचे हैं। फॉरेस्ट गार्ड है, कनिष्ठ सहायक है, पुलिस दरोगा है, बंदी रक्षक, इतने बेहतरीन एग्जाम आपकी राह देख रहे हैं यार, सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि आप मुझ में सिलेक्शन ले लें। तो फिर आप क्यों पीछे हट रहे हैं, क्यों आप लोग परेशान हो रहे हैं, क्यों आप लोग निराश हो रहे हैं, क्यों आप लोगों का मनोबल टूट रहा है कि भैया आयोग में आगे धांधली होगी, ऐसा ही होगा, वैसा होगा, तो क्या होगा, अगले जो अध्यक्ष आ रहे हैं, अगले जो आपका एक्सपर्ट पैनल आ रहा है वो भी अच्छा ना हुआ तो क्या होगा, क्यों सोचना है। अरे छोड़ो ना, अपने को इस काबिल बना लो कि भैया कुछ हो, आयोग में आग लगे रहे हमारी तरफ से, लेकिन आयोग कैसा भी पेपर बनाएगा हम तो सिलेक्शन लेके रहेंगे। ये एटीट्यूड कहाँ गया आपका, इस एटीट्यूड को लेके आओ। इतने एग्जाम आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आपने करना क्या है इनके लिए, हार्ड वर्क नहीं करना है, आपने करना है स्मार्ट वर्क, आपने स्मार्ट स्टडी के साथ जाना है। और स्मार्ट स्टडी कैसे होती है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुने, एक एक पॉइंट को समझें। आपकी 3 महत्वपूर्ण गलतियाँ, 3 बातों पर आप लोगों ने फोकस करना है। सबसे पहला तो ये है कि सबसे पहले आप अपने लिए एक टाइम टेबल निश्चित करो। आप लोगों का टाइम टेबल ही नहीं है, आप लोगों को पता ही नहीं है कि भैया कब मैं क्या पढ़ रहा हूँ। जब जो मन आया आपने उठा लिया और पढ़ लिया, कभी 1 घंटे, कभी आधे घंटे, कभी 2 घंटे, जितना मन आया। कभी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कभी उसी टाइम पे आप उत्तराखंड पढ़ने लग रहे हैं। कभी आपने देखा कोई एक शख्स आया और उसने हिंदी का कोई क्वेश्चन पूछ दिया, आप प्रभावित हुए, भैया
हिंदी पढ़ने लगे, ऐसे नहीं होती है स्टडी। आप लोग सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल निश्चित करो कि भैया मैंने इस समय से इस समय तक, ठीक है, सुबह उठ के इतने घंटे मैंने हिस्ट्री पढ़ने, इतने घंटे पॉलिटी पढ़नी है, उसके बाद मैंने इतना उत्तराखंड को देना है, इतना समय हिंदी को देना है। अपने जितने भी आपके टोटल वर्किंग आवर्स हैं, आपके जो सबसे इसेंशियल या फिर इफेक्टिव आवर्स हैं कह सकते हैं, जैसे आप लोग 8 घंटे पढ़ सकते हो, तो इन 8 घंटों को आप लोग कैटेगराइज तो करो, पहले डिवाइड करो कि इतने घंटे मैंने ये करना है, इतने घंटे ये करना है, इतने घंटे, सबसे पहला काम। दूसरा, पिछली गलतियों में सुधार करना है। पुलिस का पेपर दिया है ना सबने, जिसने नहीं दिया है पुलिस का पेपर डाउनलोड करो, एक बार घर में देने का कोशिश करो, उसे पूरा सॉल्व करो। दूसरा, पटवारी का पेपर जिसने नहीं दिया है उसे दो एक बार घर में, ठीक है, पता चलेगा कि मैं किस सब्जेक्ट में वीक हूँ। और सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट जो मैं हमेशा से कहता हूँ, उत्तराखंड और हिंदी, ये दोनों, इनमें आप लोग सबसे पहले चेक करो कि भैया कितने मार्क्स आप लोग ला रहे हो, कितनी गलतियां हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं। आयोग ने हिंदी किस लेवल की बनाई थी सबको पता है, अब इसमें कितने ला रहे हैं, 20 वाले जितने हैं ठीक है उनका स्कोर, उन्हें भी मेहनत की ज़रूरत है। आगे वाला जो एग्ज़ाम है ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही पेपर आए, लेकिन जिनके 20 से कम है, 17 हैं, 18 हैं, उन लोगों को मेहनत की आवश्यकता है वाकई। तो देखो ना एक बार कि कहाँ कमी आ रही है, हिंदी में कितने बन रहे हैं। उत्तराखंड का सेक्शन उठा के देखो, टोटल क्वेश्चन कितने थे और इसमें से कितने आप अटेम्प्ट कर पाए, कितने बने। परीक्षा वाणी सबसे ईजी बुक है, सबसे अच्छी बुक है और सबसे आप लोग कह सकते हैं कि एक तरीके से भरोसेमंद बुक है उत्तराखंड के लिए, कंप्लीट स्टडी पैकेज है। इसमें से जो क्वेश्चन आए थे, कितने आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, कितने आप लोगों के सही हुए, एक बार आप चेक तो करो बैठ के, अपने को समय तो दो। आप लोग लगे पड़े हैं कि यार हंगामा करना चाहिए, ये हो रहा है वो हो रहा है, टेंशन में आ रहे हैं, टेंशन में आने की बहुत सारे लोग नकल भी कर रहे हैं, टेंशन में आने का खाली ढोंग कर दे रहे हैं। तो भैया क्यों करना है इतना समय, एक बार खुद को देख लो ना, एक बार खुद को दो, देखो कि भैया मेरी गलती कहाँ रही, कहाँ मेरे से नहीं हुआ, कहाँ मेरे कम नंबर हैं। तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सेक्शन वीक है और इसमें मुझे एक्चुअल मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तीसरी बात, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है उन इस सब्जेक्टों पर फोकस करना है, फालतू का डेटा आपने नहीं पढ़ना है, उससे बचना है। क्योंकि जो आपका सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपने ये नहीं देखना है कि क्या पढ़ना है, ये तो सबको पता है, ठीक है, क्या पढ़ना है ये तो सबको पता रहता है, आपका सिलेबस है, आयोग ने दिया हुआ है, तो सिलेबस सबने देखा है। जरूरी चीज़ ये है स्मार्ट स्टडी उसे कहेंगे। स्मार्ट शब्द यहाँ पे लगेगा आपका स्टडी में, जहाँ पर आप लोग ये सीख जाएंगे कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्या स्किप करना है, छोड़ना है, तो यही चीज़ तो सीखनी है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या नहीं पढ़ना है, देखिए ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले आपके सिलेबस की बात करें, उत्तराखंड जो है आपकी, ठीक है, उत्तराखंड जो है ये है कितना, 40 नंबर की उत्तराखंड आ रही है, ठीक है। हिंदी जो है आपकी 20 नंबर की, भैया 60 नंबर का कवर कर रहा है केवल 2 सेक्शन। आप इसमें कहाँ गलती कर रहे हैं। जितना मैं जानता हूँ यूके ट्रिपल एससी के जो स्टूडेंट हैं पहले से पढ़े हैं, उनकी उत्तराखंड तो भैया ऐसी होती है ना, बिल्कुल फर्राटा उत्तराखंड, ठीक है। हर कोई बना रहा है, भले नया स्टूडेंट हो, तैयारी शुरू ही कर रखी है या फिर पहले से कर रहा है, उत्तराखंड पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो यार मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, यूके पीएससी का आपने पैटर्न देख लिया होगा, परीक्षा वाणी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। अगर आपकी 40 की उत्तराखंड आती है तो 35 क्वेश्चन यहाँ से परीक्षा वाणी से ही आपको मिल जाएंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और 5 जो क्वेश्चन हैं ये हम मान रहे हैं कि करंट अफेयर से या फिर इधर उधर से आते हैं, करंट अफेयर के मान लो। तो टोटल 40 मार्क्स की जो उत्तराखंड है इसे तैयार करो, जी जान झोंक दो इस पर, ठीक है। आपने जो परीक्षा वाणी है उसे बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से, एक एक पॉइंट, कोई भी सिंगल चीज़ उसकी नहीं छूटनी चाहिए, सिंगल क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होना चाहिए। और परीक्षा वाणी से इतनी हिम्मत रखो, इतनी बार उसे पढ़ो कि आप लोग ये कह सको दावे के साथ कि भैया परीक्षा वाणी से अगर क्वेश्चन आ गए ना, 35 क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से 33-34 सही करने की मैं हिम्मत रखता हूँ, तब मैं कहूँगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इस रणनीति को फॉलो करते हैं ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता यार, मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं। तो 40 में से 35 नंबर की आप जो उत्तराखंड परीक्षा वाणी से आ रही है उसे कवर करो, परीक्षा वाणी चाट दो अच्छे से, ठीक है, घोट के पी जाओ, कुछ नहीं करना है। 5 नंबर का जो करंट अफेयर का सेक्शन आ रहा है, दुनिया भर की वीडियो पढ़िए आपके यूट्यूब में, ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं आप। और इसके साथ साथ विंसर ईयर बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है। विंसर ईयर बुक हो पा रही है तो लाओ, नहीं तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल में जो है कंप्लीट करवा रखिए, उसे देखो, ठीक। उसके बाद हिंदी की अगर हम बात करें तो 20 नंबर की हिंदी है यार, 20 नंबर की हिंदी में क्या ही पूछ ले रहा है आयोग, बहुत ही सिंपल सा इसका सिलेबस है, ठीक है। और मैंने शुरू कर रखा है, जो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम वाले हैं उनके लिए 2 महीने का जो समय मिला है, 2.5 महीने का, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि हिंदी का पूरा कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को मिलेगा, कोई क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होगा। मैं अभी आप लोगों का जो हिंदी है उसको कवि परिचय वाला हमारा चल रहा है, कवि परिचय में भी आपका आधा हो चुका है, थोड़ा सा और बचा है, 2-3 दिन में वो भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हिंदी हमारी कंप्लीट होती है तो जीएस भी हम शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को अगर फॉलो कर रहे हैं, एक एक वीडियो को पर डे देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बाहर नहीं जाएगा इससे, ठीक है। तो 20 नंबर की हिंदी रहती है, 60 नंबर का आपके हाथ में ये सिलेबस है, ठीक। इसके बाद आपकी जीएस की बात करते हैं, तो जीएस में कितना आ रहा है भाई, जीएस में आपका अगर मानते हैं रीजनिंग की तो 5 से 6 नंबर की रीजनिंग, मैंने मान लिया 6 क्वेश्चन रीजनिंग के आए, 4 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आगे, तो 10 यहाँ से हो गया, ठीक है, 10 क्वेश्चन का तो ये हो गया आपका। इसके बाद करंट अफेयर जो है आपका
सॉरी करंट अफेयर का आ गया ना। इसके बाद अगर आप लोग देखें जो बची हुई जीएस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ठीक है, उसको देख लेते हैं। सॉरी, इसमें जो ये है रीजनिंग का है, ठीक है। करंट अफेयर भी मान लो 6 नंबर का करंट अफेयर आ गया। और इसके बाद क्या बचता है आपका यार, 15-20 नंबर की आपकी बच रही है जो जनरल जीएस है, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी आ रहा है आपका। तो आप उसे नहीं भी करते हो तब भी कितना हो रहा है यहाँ पे, 6 6 12 4 16, 16 नंबर का ये है, 60 नंबर का आपने पीछे बना लिया है, ठीक है, यानी कि 76 मार्क्स का सिलेबस आपके हाथ में है। और कौन सा बच्चा ऐसा है यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी की तैयारी करने वाला जिसने जीएस छुई भी नहीं? अगर नहीं भी छुई है ना, आप लोग इन्हीं को घोट के पी जा रहे हैं ना अच्छे से, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन फिर भी हर स्टूडेंट ने जीएस थोड़ी बहुत पढ़ी होती है। तो आप लोग जो जीएस के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ठीक है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इनमें से हिस्ट्री या पॉलिटी भी आप लोगों ने 2 सब्जेक्ट, या फिर हिस्ट्री, जियोग्राफी जो भी है, यही भी आप लोगों ने पढ़ लिए है ना, इनमें से भी आप लोगों का कम से कम 10 नंबर, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि कम से कम 8 नंबर का तो बनेगा ही बनेगा। इसी में से आप लोग केवल 8 नंबर को छोड़ो, आप लोग 5 नंबर का भी कर लेते हैं ना, तो 76 मार्क्स का पीछे है और 5 नंबर का ये है, तो ये आपका 81 मार्क्स का आपके हाथ में है सिलेबस। अब आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए भैया? आपका 80 नंबर का सिलेबस हाथ में है, और आपने जो जीएस के बड़े सब्जेक्ट हैं जैसे इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जियोग्राफी है, समझ नहीं आ रही तो इसे छोड़ने के बाद आपका इतना है। और आपने बचपन से पढ़ा है यार, हमने जहाँ से भी पढ़ा है, एनसीईआरटी की बुक्स से पढ़ा हुआ होता है हर किसी ने, ठीक है, बचपन में, तो बहुत से टर्म हमें पता होते हैं, आयोग ईजी टर्म भी डालते हैं। तो जब हमने पढ़ा है तो 1-2 क्वेश्चन हमारा किस्मत सही रही और आ गए यहाँ से, या करंट अफेयर में वेटेज बढ़ गया आपका, या फिर रीजनिंग में आपके 6 की जगह 10 क्वेश्चन दे दिए, तब आप सोचो कि ये स्कोर कहाँ पहुँच जाएगा, 85 के आसपास। इससे ज़्यादा आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर आप एक सही रणनीति से चल रहे हैं, आपने सही सब्जेक्ट को चूज किया है ना, तो आपको कोई भी सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता है। बस चूज करना है सही सब्जेक्ट, यानी कि स्कोरिंग सब्जेक्ट। मैं कहना चाह रहा हूँ क्या, स्कोरिंग सब्जेक्ट। स्कोरिंग कहने का मतलब क्या होता है आपका, जहाँ से सबसे ज़्यादा आ रहा है। जैसे उत्तराखंड है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनने परीक्षावाणी 4-5 बार पढ़ दिए, तो अब सोच रहे हैं कि भैया परीक्षावाणी तो मैंने पढ़ी रखी है, अब क्या ही पढ़ूं, अदर सब्जेक्ट पे फोकस करता हूं। मैं बता रहा हूं ये गलती बिल्कुल मत करना। कम समय है, इस समय में आपने परीक्षावाणी को ही चाटना और बिल्कुल ऐसे खत्म कर देना है एक बार और फिर से कि भैया अब तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए, कितना ही घुमा दे, हम कन्फ्यूज होने वाले नहीं हैं। यानी कि परीक्षावाणी का अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो ये आपकी गलती रहेगी भैया एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी हिंदी जो 20 नंबर की है मैं करा रहा हूँ। फॉरेस्ट गार्ड वाले तो मेरे चैनल को फॉलो करो और एक एक वीडियो को चार्ट डालो अच्छे से, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा। बाकी जो पटवारी वाले हैं उनके पास अपना सिलेबस होगा, बना रखा होगा, मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, और अन्य जो है आपका अन्य सोर्स से भी हिंदी पूरी कर लें तुरंत, ठीक है। तो 20 नंबर की है, इसमें करना क्या है, अब हिंदी को कैसे तैयार करना है और परीक्षावाणी कैसे तैयार करनी है, ये इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। अगर इसमें बताया तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट ये, इन्हें तो आप पर डे, जैसे खाना खा रहे हैं, नींद ले रहे हैं ना पर डे की, पानी पी रहे हैं, उसी तरीके से मान लो कि परीक्षावाणी और हिंदी है, इसे हमने डेली पढ़ना है। भले कोई और सब्जेक्ट हमसे पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसके अलावा जो आपका करंट अफेयर का एक सेक्शन है और रीजनिंग का सेक्शन है, इन दोनों को भी आप लोगों ने डेली समय देना है। भले आधा घंटा दो यार, 1 घंटा दो, लेकिन डेली, ठीक है। तो करंट अफेयर और रीजनिंग कितना कवर कर रहा है आपका, 10 से 15 नंबर का कवर कर रहा है करंट अफेयर और रीजनिंग, ठीक है। क्यों छोड़ना है इसे, 60 नंबर ये है, 10 से 15 नंबर ये है, 75-76 तो यही हो जाता है। उसके बाद आप लोगों का समय मिलता है, जितना समय हो पा रहा है। तो जो आपने पढ़ा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट पढ़ो जीएस के, मैं कह रहा हूँ जो आपने पढ़ा है, हिस्ट्री आपने अच्छे से खत्म किया है तो उसे रिवाइज करो, पॉलिटी आपने सही से खत्म किया तो उसे रिवाइज करो, जियोग्राफी की है तो उसे खत्म करो। मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा यार, इतने कम समय में आप लोग नए सब्जेक्ट की ओर बिल्कुल मत जाना, भले ही नया सब्जेक्ट आपके सामने कितना ही इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। मत जाओ, बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल इसे स्किप कर दो। आपने जो तैयार किया है पहले, उत्तराखंड है, हिंदी है, करंट अफेयर, रीजनिंग और आपकी जीएस का कोई एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट जो तैयार किया, उसे इतनी बार घोट दो, इतनी बार चाट दो कि यहाँ से कोई क्वेश्चन कितना ही घुमा के बन जाए, गलत नहीं होना चाहिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने बहुत ज़्यादा बार कोई चीज़ पढ़ी है तो आपके माइनस मार्क जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, बहुत घट जाते हैं, ठीक है। जहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उसमें से 10 गलत हो गए या फिर 20 गलत हो गए, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनने 75 अटैम्प्ट किए हैं और 2 ही गलत हुए, तो भैया इसका स्कोर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये आपने कोशिश करनी है एग्जाम में कि भैया भले क्वेश्चन आप लोग 75, 76 या 80 अटैम्प्ट करो, लेकिन उसमें गलतियाँ आपकी बहुत कम होनी चाहिए। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैक्सिमम चले जाओ तो 8 क्वेश्चन गलत होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। 2 नंबर आप पीछे भी आ जाओगे तो चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं आप लोग तो बड़ी समस्या आपको हो जानी है, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो सब्जेक्ट आपने तैयार किया है करंट अफेयर में, जितना डेटा तैयार किया है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो भी तैयार किया है उसी को तैयार करो बार बार। उत्तराखंड, हिंदी, रीजनिंग और करंट अफेयर, इसको आप लोग बिल्कुल डेली के रूटीन में ढाल लो अपना, और
आने वाले 20 दिनों तक लगातार इन्हीं को पढ़ते रहो, बार बार वही चीज़ें, ठीक है। और जितना हो सके अधिक से अधिक आप हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो MCQ मिल जाते हैं तो अगर उनको लगाओ, इससे आपको निश्चित ही बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो ये आपकी एक रणनीति है जिससे आप लोग हम कह सकते हैं कि अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो अगर आपने अच्छे से फॉलो कर दिया ना तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि भैया आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। और फिर भी जो आपके फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं उनके लिए और वीडियो जाएंगी और उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि सारा सिलेबस जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और स्कोरिंग है, उसी केवल सब्जेक्ट को मैं उन्हीं सब्जेक्टों को तैयार करा के यहाँ पे आपका स्कोर बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था मेरा टॉपिक कि आपने यार जो भी यहाँ माहौल चल रहा है, जो उथल पुथल चल रही है, मैं जानता हूँ कि दिमाग पर इसने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है, गहरा प्रभाव डाला है अभ्यर्थियों पर, ठीक है। खा नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन हो चुका था, बहुत अच्छा पेपर गया था, उसके बाद कैंसिल हो गया, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा, दिल टूट गया होगा। लेकिन आपके पास नहीं है ऑप्शन यार, मैं आप लोगों को साफ कह रहा हूँ, नहीं है ऑप्शन, कुछ नहीं कर सकते हो। आप लड़ते रहो, रात भर दिन भर आप रोडों पर पड़े रहो, आप लोग हंगामा काटते रहो, आप लोग स्ट्राइक करते रहो, कुछ नहीं मिलना है। आप लोग इस अब एग्ज़ाम को ऐसा नहीं कर सकते कि जो पटवारी हुआ था, जो लीक हुआ था, उनके जो लीक करने वाले हैं उन्हें पकड़ के जेल में डाल दो, सजाएं दे दो, या फिर उस पेपर को दोबारा से वो कर दो कि जो हमने एग्ज़ाम दिया था भैया हमारा सिलेक्शन कर दो, जिनने चीटिंग की उन्हें अलग कर दो। तो संभव नहीं है, एग्ज़ाम तो दोबारा होना ही होना है, ठीक है। तो आप लोग दोबारा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, जिन लोगों ने गलत किया है उन्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी। और ये उम्मीद रखो कि आयोग जो नए कानून ला रहा है ये वाकई हमारे लिए फ़ायदेमंद हो और वाकई हमारे लिए इनका फ़ायदा हो और हम इस बार 2023 में कुछ हो जाए, भले कैसे यहाँ पर नकल करने वाले आ जाएं, कैसे हरामजादे यहाँ पर बैठ जाएं, लेकिन हम लोग सिलेक्शन लेके रहेंगे तो लेके ही रहेंगे, ठीक है। अपनी मेहनत को एक नई उड़ान दो यार, ये समय हताश निराश होकर घर बैठने का नहीं है, ये समय है पढ़ाई करने का, और ज़्यादा मेहनत, और ज़्यादा जोश के साथ, और ज़्यादा गुस्से के साथ, बिल्कुल अपने अंदर आग जला दो कि नहीं भैया इनने पेपर आपका लीक करके, इनने नकल करवा कर हमें पीछे करने की कोशिश की ना, अब दिखाते हैं हम कि हमारी असली क्षमता क्या है, हमारी असली काबिलियत क्या है, हमने किस लेवल की मेहनत की हुई है। तो ये आपका समय है और ज़्यादा जोश के साथ आगे बढ़ने का। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा। आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इससे आपका जो है माइंड जो है, जो परेशान हो रहे थे लोग, उनका थोड़ा सा डाइवर्ट होगा और आप लोग ज़रूर अब मेहनत करेंगे, सही डायरेक्शन की ओर जाएंगे और आप लोग इस बार ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक सेशन के साथ। अपना ध्यान रखें, थैंक यू।